हेलो स्टूडेंट्स, तो वादे के मुताबिक आ गई मैं आपके पास में ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेकर, यानी कि पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों को लेकर। तो ये कौन सा अध्याय है? ये अध्याय संख्या है 10। पुस्तक है अभिवृत्ति और माध्यम। कक्षा है क्लास 11th, कोर और इलेक्टिव दोनों ही। चैप्टर है कथा पटकथा, जो अभी हमने लास्ट चैप्टर यानी कि कल ये चैप्टर पढ़ा था कि कथा से पटकथा कैसे बनती है, क्या चीज़ें होती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मोस्टली आपको मैंने ये चीज़ बताया, नाटक की जो जैसी पटकथा लिखी जाती है, सेम फिल्म की पटकथा भी उसी तरीके से लिखी जाती है। उनमें बदलाव बहुत ही मिनिमम होते हैं, क्योंकि नाटक में क्या होता है कि बहुत कम दृश्य लगते हैं, लेकिन फिल्मों में इन दृश्यों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। नाटक में एक ही दृश्य काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन फिल्मों में ये दृश्य बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी मैंने बताया कि स्टार्टिंग करते ही ये दृश्यों में विभाजित होता है। तो दृश्य शुरू करते ही कि ये दृश्य कहाँ का है, इंडोर है, आउटडोर है, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें थी मैंने वो आपको सब बताई। चलिए अब देखते हैं हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 2 ही क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखें, सबसे पहला प्रश्न है, फ्लैशबैक तकनीक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के दो दो उदाहरण दीजिए। आपने कई फिल्में देखी होंगी, अपनी देखी किसी एक फिल्म को ध्यान में रखते हुए बताइए कि उनमें दृश्यों का बंटवारा किन आधारों पर किया जाता है। आप सभी को पता है फ्लैशबैक तकनीक क्या होती है। जैसे हम अभी प्रेजेंट में बैठे हुए हैं और हम अगर अपने पास्ट का सोचने लगे, जैसे आप अभिनेता होते हैं, बहुत सारे अभिनेता होते हैं ना, वो बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो जब सोचते हैं तो वो चीज़ें हमें पर्दे पर दिखाई भी देती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैश बैक, यानी कि वो अपने पास्ट में जाकर वो सारी चीज़ें देख रहा है। उसी तरीके से अगर वो नायक अपने भविष्य की कोई प्लानिंग करता है तो उसे हम कहते हैं फ्लैश फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है, आपने कई फिल्में देखी होंगी, उन्हीं अपनी देखी गई किसी एक फिल्म को ध्यान में रखते हुए बताइए कि उनमें दृश्यों का बंटवारा किन आधारों पर किया गया। अब ये किसी भी मूवी का भी आप कर सकते हैं, जो आपको मूवी पसंद है। तो चलिए देखते हैं। फ्लैशबैक तकनीक वह होती है जिसमें अतीत में घटी हुई घटना को वर्तमान में दिखाया जाता है। समझ में आया? हमें दिखने लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट में कभी कभी दिखने लगता है क्योंकि वो पास्ट का है। फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक होती है जिसमें भविष्य में होने वाली किसी घटना को दर्शकों को पहले ही दिखा देते हैं। पाठ्यपुस्तक आरोह की कहानी गलता लोहा, ठीक है, याद रखिए आरोह है ना हमारी बुक, उसमें एक कहानी है गलता लोहा। मोहन जब अपने घर में से हंसुए की धार लगवाने के लिए शिल्पकार टोले की ओर जाने लगता है तो वह फ्लैशबैक में चला जाता है। वो जाता है ना, वो जाता है, वहाँ पर बैठता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, किस तरीके से वो अपने विद्यालय का होनहार छात्र था और किस तरीके से उसकी जीवन बदला, और उसे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह वह स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था और किस तरह लखनऊ में उसे पढ़ाई के नाम पर और घनश्याम और मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह को याद करते हुए अपने बचपन में लौट गए थे। तो वो सारी चीज़ें क्या थी? वो सारी चीज़ें जो मोहन, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में है ना, आरो बुक में, तो वो बैठा है उस दुकान में अपने हंसुए में तार लगवाने के लिए, लेकिन वो याद क्या कर रहा है? अपने पास्ट को याद कर रहा है, और वो सारी कहानी हमारे सामने हो रही थी। तो वो क्या था? सब फ्लैश बैक, ठीक है। गलता लोहा कहानी में मोहन जब मास्टर त्रिलोक सिंह ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया था तो उन्होंने उस पर बहुत आशाएं लगा रखी थी। उस समय मोहन फ्लैश फॉरवर्ड में जाकर सोच सकता था। मतलब क्या? वहाँ पे अब जैसे मास्टर ने उम्मीदें लगाई थी वो आगे चल के कलेक्टर बनेगा, ये करेगा, तो उस समय मोहन ये सोच सकता था कि हाँ मैं कलेक्टर बन गया, तब वो अपने आगे की सोचता। तो वो क्या होता? फ्लैश फॉरवर्ड। कि भाई बहुत बड़ा अफसर बन गया है, उसके पास अनेक लोग काम करवाने आए हैं। इसी कहानी में जब मोहन पढ़ाई के लिए लखनऊ जाता है और वहाँ की भीड़ भाड़ देखकर फ्लैश फॉरवर्ड में जाकर सोचता है कि वह भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बस में बैठकर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा है। तो ये सोची थी कि मैं इस तरीके से एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाऊँगा, मगर ऐसा होता नहीं होता है ना, क्योंकि भाई वो जो उसको लेकर गया था, क्या हुआ था? उसने तो उसे घर का काम में लगा दिया था।
मदर इंडिया फिल्म में एक गरीब औरत की मुश्किलों से जूझना, अपने बच्चों का कठिनाई से पालन पोषण करना, बुरे जमींदार से बचना, अंत में भलाई के लिए अपने गुंडे बेटे को स्वयं मरना आदि दृश्य घटनाओं के आधार पर बदल जाते हैं। अगर इनमें घटनाएं बदलती हैं तो ये दृश्य भी बदलेंगे। मान लो उसका बेटा गुंडा ना बन के अच्छा बनता तो उस औरत का भविष्य ज़्यादा अच्छा होता, उसे अपने बेटे को मारना नहीं पड़ता। तो जो घटनाएं होती हैं उन्हीं के हिसाब से दृश्य लगते हैं। अगर कहानी में बदलाव आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया है फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैशबैक तकनीक क्या होती है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो अभी आप सभी को ये पता है कि हम कथा से पटकथा बनाते हैं, यानी कि एक कहानी से ही कहानी को ही पटकथा में तब्दील किया जाता है, या बेसिकली पटकथा लिखी भी जाती है। बहुत सारे राइटर पटकथा, जैसे मनु भंडारी हैं, उन्होंने पटकथा के क्षेत्र में काफ़ी नाम किया। तो उन्होंने शुरू से मतलब कथा को पटकथा में नहीं बदला, उन्होंने स्टार्टिंग ही पटकथा करी। ठीक है, तो लिखते समय जब हम पटकथा लिखते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले पटकथा लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, दृश्य संख्या के साथ दृश्य कहाँ घटित होने वाला है, अर्थात दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल लिखना चाहिए। सबसे पहली चीज जरूरी है कि दृश्य संख्या जरूर लिखी जाती है। अगर पहला दृश्य तो संख्या 1, क्योंकि अब कोई भी फिल्म होगी या धारावाहिक होंगे तो इसमें तो एक नहीं, हम कहते हैं बहुत सारे हजारों दृश्य भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम अगर अलग अलग दृश्य संख्या नहीं लिखेंगे तो निर्देशक, डायरेक्टर, इन सभी के कंफ्यूज होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए दृश्य संख्या लिखनी पड़ती है। फिर उसके बाद यह दृश्य कहाँ घटित हो रहा है, यानी कि लोकेशन हमें बतानी पड़ती है। घर में है, ऑफिस में है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। दूसरा, घटना किस समय घटित होने वाली है, अर्थात समय क्या है, दिन, रात, सुबह, शाम। क्योंकि अब ये देखिए क्या होता है, क्योंकि इन समय का बहुत फर्क पड़ता है। ये फर्क किस तरीके से पड़ता है, मान लीजिए हमारी कहानी ये है कि सुबह जो है वो ऑफिस से निकल रहा है, घर से ऑफिस से निकल रहा है। अगर हम इसे सुबह का दृश्य ना कहकर रात का बोलेंगे तो रात में तो कोई ऑफिस से नहीं निकलता, रात में तो ऑफिस से घर आता है। तो इस कंडीशन में हमें हमेशा दृश्य लिख रहे हैं, घटना स्थल लिख रहे हैं, कहाँ पर घटना घट रही है, तो हमें साथ में समय भी मेंशन करना पड़ता है, किस समय की वो कहानी दृश्य घट रहा है। घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह पे, अर्थात अंदर या बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अंदर घट रही है तो लाइटिंग का प्रोविजन उस समय निर्देशक को करना पड़ेगा, और अगर बाहर घट रही है तो उस तरीके से लाइट का इंतजाम हमें नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम लाइटिंग लगेगी। तो ये भी मेंशन करना जरूरी है। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक दृश्य में आप ये बताओगे कि इस दृश्य में जो घटना घटेगी या वो किस समय पर हो रही है। ये भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी देने चाहिए कि इसमें ये पात्र क्या करने वाला है, यानी कि वो बैठा चाय पी रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, भाग रहा है, गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है। जो अभिनेता है, नायक है, जो भी उस दृश्य में जो कोई भी है, वो क्या काम कर रहा है, ये मेंशन करना जरूरी है। दृश्य का बंटवारा किन आधारों पर किया जा रहा है, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दृश्य आप किस तरीके से बांट रहे हैं। घटना स्थल बदल रहा है इसलिए आप अलग अलग बांट रहे हो, या कहानी की डिमांड है इसलिए बांट रहे हो, किस वजह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, मतलब घटना स्थल बदल रहे हैं, ये आपको बताना है। प्रत्येक दृश्य के बदलने के साथ उनके होने की सूचना देनी चाहिए। ठीक है, जब दृश्य बदलता है तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर दृश्य बदलेगा, इसीलिए जब पहला दृश्य खत्म हो तो उसके बाद कट टू, डिजॉल्व टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उससे जो है निर्देशक को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ये दृश्य खत्म हो गया है। पात्रों की वार्तालाप में बोलने के ढंग के निर्देश भी दिए जाने चाहिए, यानी कि जो भी कैरेक्टर उस समय प्ले कर रहा है वो किस तरीके से बोल रहा है, इसका भी देना। जैसे अपने में ही भुनभुनाते हुए, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना अपने में बात करते हैं, खुश होते हुए, दुखी मन से, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो अभिनेता को ये नहीं पता कि उसे क्या एक्सप्रेशन देने हैं। उसका चेहरा सपाट ही रह सकता है, या तो खुशी होगा, दुख होगा, नॉर्मल होगा, बिजी होगा, कोई भी चीज़ होगी वो उसी हिसाब से होगी। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर
तथा उनके सहायकों को अपने अपने काम में काफ़ी मदद होती है। जब ये सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं तो भाई एक कहानी से इतने सारे लोग जुड़े होते हैं। जब उन्हें पता चल जाए, मान लो आज निर्देशक को पता चले कि दृश्य संख्या 5 की शूटिंग होनी है, तो ये सारी चीज़ें सभी पूरे पूरे जितना भी क्रू है सबको पता होगा। अभिनेता अपने डायलॉग याद करेगा, जो ड्रेस डिज़ाइनर वाला है वो अपने ड्रेस लेकर आएगा, आर्ट डायरेक्टर उसी तरीके से पीछे सारा प्रोविज़न करेगा, डेकोरेशन करेगा स्टेज का, फिर साउंड जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होगा वो उसी तरीके से साउंड इफेक्ट्स जो देने होंगे या रिकॉर्ड करने होंगे उस तरीके से करेगा। तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं और इनकी कॉपी सभी में बट जाती हैं तो उस कंडीशन में इन सभी के लिए काम करना आसान हो जाता है। प्रत्येक दृश्य के अंत में डिसॉल्व, फेस आउट, कट टू जैसी जानकारी अवश्य देनी चाहिए। इससे निर्देशक, ऑडिटर आदि निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो जो फिल्म रिकॉर्ड, जो दृश्य रिकॉर्ड हो जाते हैं उसके बाद बहुत सारा काम होता है जहाँ पे रिकॉर्डिंग, एडिटिंग वगैरह होती है। इसलिए प्रत्येक दृश्य के बाद में जो है आपका फेड आउट, कट टू या डिसॉल्व ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे सभी को पता चलता है कि यहाँ से दृश्य बदलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। पटकथा लिखते समय इन बातों का ध्यान रखने से पटकथा एक सुचारू रूप से घटित प्रतीत होती है और दर्शकों को देखने में भी बोरियत महसूस नहीं होती। प्रत्येक दृश्य को समझने में भी आसानी होती है। अगर इस तरीके से जो निर्देश दिए गए हैं, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो यकीन मान लीजिए कि आपके पास गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप सही फॉर्मेट में सही तरीके से पटकथा को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने जो है ये अध्याय के प्रश्न उत्तर भी खत्म किए। तो प्रश्न जो है चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं था, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, इसलिए लेकिन जितना था मैंने आपको पूरी तरीके से बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।